हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एमपी वर्ग फर्स्ट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री आपकास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो देख लेते हैं राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी लास्की, ऑप्शन डी जितने सीटें भरी जानी है उनमें से एक कम वोट। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1884 ईस्वी, ऑप्शन बी 1885 ईस्वी, ऑप्शन सी 1887 ईस्वी, ऑप्शन डी 1889 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1937 का अधिनियम। राइट आंसर आपका होने वाला है 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन ए जेएस मिल, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी कार्ल पापर, ऑप्शन डी टीएच ग्रीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीएच ग्रीन के द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का ही पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, तानाशाही किसका समर्थन करती है? ऑप्शन ए संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों का, ऑप्शन बी सत्ता के केंद्रीकरण का, ऑप्शन सी उदार राष्ट्रवाद का, ऑप्शन डी विश्व शांति का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही सत्ता के केंद्रीकरण का समर्थन करती है, क्योंकि तानाशाही शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, 1917 की अगस्त घोषणा ने भारतीयों के लिए क्या वायदा किया था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी युद्ध के पश्चात स्वशासन, ऑप्शन सी साम्राज्य के अंतर्गत क्रमशः स्वतंत्रता और ऑप्शन डी क्रमिक चरणों के द्वारा शासन करने की संस्थाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमिक चरणों के द्वारा शासन करने की संस्थाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों का समर्थन करता है? ऑप्शन ए हिंदुओं, ऑप्शन बी मुसलमानों का, ऑप्शन सी पिछड़े वर्गों का और ऑप्शन डी सभी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 का पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, जो पिछड़ों के हितों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा वेदों की तरफ लौटो? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की तरफ लौटो। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1948। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने बनाई थी? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HSRA जो है चंद्रशेखर आजाद ने गठित की थी। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस सदी की विचारधारा है? ऑप्शन ए 19वीं, ऑप्शन बी 20वीं, ऑप्शन सी 18वीं, ऑप्शन डी 21वीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना 20वीं सदी की विचारधारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है? ऑप्शन ए वाल्टर लिपमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन सी A.L. लावेल और ऑप्शन डी L.W. डॉब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर लिपमैन ने कहा है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है। अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए नकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन बी सकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी श्रेणी समाजवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक उदारवाद की नीति जो है वो हस्तक्षेप की विशेषता है, यानी हस्तक्षेप की नीति जो है वो नकारात्मक उदारवाद की एक प्रमुख विशेषता है। अगला देखते हैं प्रश्न, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी आगस्टीन, ऑप्शन डी संत टॉमस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट संत टॉमस महोदय का है। अगला प्रश्न है, आत्मा के तिहरे विभाजन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एम्ब्रोस, ऑप्शन डी सेंट पॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो का ये प्रसिद्ध सिद्धांत आत्मा के तिहरे विभाजन का सिद्धांत दिया गया है और इन्होंने आत्मा के तिहरे विभाजन का सिद्धांत अपने न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए आदिम साम्यवादी प्रणाली, ऑप्शन ए पहला पॉइंट है आदिम साम्यवादी प्रणाली, दूसरा है दास प्रथा प्रणाली, तीसरा है सामंतवादी प्रणाली, चौथा है पूंजीवादी प्रणाली, पांचवा है समाजवादी प्रणाली। अब इनके सही क्रम को व्यवस्थित करते हुए जो कूट सही उसका चयन कीजिए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी तथ्य जो हैं वो सही क्रम में ही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ऑप्शन बी राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ऑप्शन सी राज्य का लोप हो जाएगा, ऑप्शन डी राज्य एक नैतिक संस्था है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अराजकतावादी विचारक जो है वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। वहीं राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य मुरझा जाएगा या राज्य नष्ट हो जाएगा, ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता का एक आवश्यक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए सरकार का, ऑप्शन बी राज्य का, ऑप्शन सी समाज का, ऑप्शन डी समुदाय का। साथियों इस प्रश्न को जरा इस प्रकार से समझिए कि संप्रभुता किसका एक आवश्यक लक्षण है, यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक लक्षण है और राज्य के लिए संप्रभुता को प्राण तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई ऐसा विचारक नहीं है जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है ईश्वर जो हमें जीवन देता है उसी समय स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जैकफरसन, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी नेहरू। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैकफरसन ने कहा है कि ईश्वर जो हमें जीवन देता है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी देता है। अगला प्रश्न है, अधिकार सार्थक तब होते हैं जब ऑप्शन ए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऑप्शन बी कानूनी मान्यता प्राप्त हो, ऑप्शन सी लोगों के द्वारा मांगे जाएं, ऑप्शन डी धार्मिक पुस्तकों में लिखित हो। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, लोगों के द्वारा मांगे जाएं ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है और ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकार सार्थक तब होंगे जब इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक अधिकारों के नैतिक सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कांट महोदय विचार जो एक प्रसिद्ध विचारक हैं वो अधिकारों के नैतिक सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी हाब्स। राइट आंसर आपका
क्या होगा इस प्रश्न का? तो मार्क्स, तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ग्रीन भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो विचार है ये समझौतावादी विचारकों का विचार है। अब समझौतावादी दो विचारक हमारे पास बचते हैं, लाक और हाब्स। तो हाब्स ने संपत्ति संबंधी किसी भी प्रावधान का वर्णन अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कथन लाक का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स महोदय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन बी ग्रीन ने राज्य का अंत कर देने का समर्थन किया है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी मार्क्स ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये भी इनका स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन डी फांसीवाद राज्य की शक्तियों को सीमित करने का पक्षधर है, ये भी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी स्पेंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्का ने प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी हस्तक्षेपवाद, ऑप्शन सी अराजकतावाद और ऑप्शन डी साम्यवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिवाद को हस्तक्षेपवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फेवेनो के अनुसार मूल्य पैदा किए जाते हैं, ऑप्शन ए पूंजी द्वारा, ऑप्शन बी श्रम द्वारा, ऑप्शन सी समाज द्वारा और ऑप्शन डी राज्य के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेवेनो के अनुसार मूल्य समाज के द्वारा पैदा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फासिज्म किस भाषा से लिया गया शब्द है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी अंग्रेजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फासिज्म ग्रीक भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न है, फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का प्राकृतिक स्रोत कौन है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी समाज और ऑप्शन डी अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फासिस्टों यानी फांसीवादियों के अनुसार अधिकारों का मूल स्रोत जो है वो राज्य ही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कहां फांसीवाद राज्य मौजूद है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था मौजूद रहती है किस प्रकार की सत्ता व्यवस्था में? ऑप्शन ए मार्क्सवादी राज्य में, ऑप्शन बी सर्वाधिकारवादी राज्य में, ऑप्शन सी उदार लोकतांत्रिक राज्य में, ऑप्शन डी सैनिक शासित राज्य में। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, उदार लोकतांत्रिक राज्य में द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था मौजूद रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन का नेता था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी तिलक और एनी बेसेंट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1916 ईस्वी में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें तिलक ने पहले होम रूल आंदोलन शुरू किया था और एनी बेसेंट ने उसके बाद में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी लाहौर। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और ये अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बता दें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था, और ये परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कहाँ हुआ था। तो अगर समझौते की बात की जाए तो वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और आपको बता दें सूरत अधिवेशन 1907, जहां पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, और 1916 लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक बार कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के लोगों को एक साथ मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी तिलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 जून 1919, ऑप्शन बी 13 मई 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 17 मई 1919 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सही ऐतिहासिक क्रम में रखना है इनको और उसके बाद जो सही आंसर बने उसको चयन करना है। साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता और कैबिनेट मिशन, इनको ऐतिहासिक क्रम यानी कौन सबसे पहले आया है कौन सबसे बाद में, उसके बारे में सही लिखना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आप सभी लोग देखें और कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सबसे पहले साइमन कमीशन आया है, ये नंबर 1 पे हो गया, फिर गांधी और इरविन समझौता हुआ है और उसके बाद कैबिनेट मिशन आया है। अगला प्रश्न है, कौन खिलाफत आंदोलन का नेता था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन जो है उसके नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? ऑप्शन ए 1931 का द्वितीय, ऑप्शन बी 1932 का तृतीय सम्मेलन, ऑप्शन सी 1930 का पहला और ऑप्शन डी 1933 का चौथा गोलमेज सम्मेलन। राइट आंसर इसका होने वाला है, क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत भारत और चीन द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1957। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में भारत और चीन के द्वारा पंचशील सिद्धांत स्वीकार किए गए। अगला प्रश्न है, अल हिलाल पत्र को किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे काला कानून के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी इलिबर्ट बिल, ऑप्शन डी अगस्त घोषणा। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट को काले कानून के रूप में भी जाना जाता है, जिसका भारत में घोर विरोध भी हुआ था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक क्रांतिकारी संस्था, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का समाचार पत्र, ऑप्शन सी अंग्रेजों की चापलूसी करने वाली एक संस्था, ऑप्शन डी एक सांप्रदायिक दल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संस्था है। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अगर जानते हैं तो कमेंट करके इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस को किस रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी सुरक्षा कपाट और ऑप्शन डी सांप्रदायिक संगठन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस की स्थापना जो है सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी गार्नर और ऑप्शन डी हेनरी मैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक महोदय राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि ये खुद ही राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम को चुनिए। यानी जॉन लॉक ने जो अपना राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है उसकी सही क्रम क्या होगा? प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज, नैसर्गिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, अनुबंध, और तीसरा अनुबंध, प्राकृतिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले नैसर्गिक अधिकार, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था, उसके बाद होता है आपस में अनुबंध और उसके बाद नागरिक समाज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामुदायिक विकास परियोजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1956। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया था? ऑप्शन ए चौरी चौरा में हिंसक प्रदर्शन के कारण, ऑप्शन बी मुस्लिमों के आंदोलन से उपेक्षा, ऑप्शन सी जनसमूह का कमजोर समर्थन, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति का वादा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चौरी चौरा के हिंसक प्रदर्शन के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था या समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष थे 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, और उसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था और ये सूरत अधिवेशन है, और इसी में कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई थी। अगला प्रश्न है लाल बाल पाल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उदारवादी विचारधारा, ऑप्शन बी उग्रवादी विचारधारा, ऑप्शन सी समाजवादी विचारधारा और ऑप्शन डी टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादी विचारधारा से संबंध है लाल बाल पाल का। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने संवैधानिक शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने सर्वप्रथम संवैधानिक शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 43 का, ऑप्शन सी 43वें, ऑप्शन डी 44वें। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 43 का अनुच्छेद में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस देश से प्रेरित होकर किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सोवियत संघ और ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए पदेन प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी पदेन राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पदेन उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी योजना आयोग का अध्यक्ष। राइट आंसर होगा राज्यसभा का सभापति पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पदेन होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की जितनी भी कार्रवाई होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में भी आप सभी को बता दें उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रतिनिधि सरकार, ऑप्शन बी मंत्रिमंडलीय सरकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है और विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा ये, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। साथियों भारत में पहले मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अब भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किए हैं राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के 65 महत्वपूर्ण न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथियों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए शेयर जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो
और आप सभी की तैयारी बेहतर चलती रहे।